आज के लेक्चर में हम फेब्री-पेरोट इंटरफेरोमीटर के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसके अंदर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला किस तरह से निकालते हैं, ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे। फेब्री-पेरो इंटरफेरोमीटर फेब्री-पेरो व्यतिकरण मापी में मुख्यतः दो समानांतर कांच की प्लेट ए और बी होती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ए और बी होती है जिनमें आमने सामने पृष्ठ इतने रज्जित होते हैं कि इनसे 75% प्रकाश परावर्तित हो जाए। बी प्लेट के समतल पेच लगे हुए होते हैं ताकि दोनों प्लेट समानांतर की जा सके तथा प्लेट एक वाहक पर आरोपित होती है जिससे एक परिशुद्ध पेच की सहायता से आगे पीछे चला सके। एल एक समानांतरकारी लेंस है। प्रत्येक समानांतर किरण पुंज ए तथा बी के रज्जित पृष्ठों के बीच कई बार परावर्तित होता है और ये प्रकाश का परावर्तन जब कई बार होता है तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और एम्पलीट्यूड बढ़ने के कारण इंटेंसिटी बहुत अच्छी होती है फेब्री-पेरोट इंटरफेरोमीटर के केस में। पारगत प्रकाश दूरदर्शी से में होकर जाता है और असमानत की वृत्ताकार फ्रिंजें हमें दूरदर्शी में दिखाई देती हैं। जो टेलीस्कोप लगा हुआ है पीछे, इसके अंदर हमें सारी की सारी फ्रिंजेस दिखाई देती है। तो इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी बढ़ेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ए और बी के प्लेट के बीच का पोर्शन है उसमें एक रे के अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के कारण इसका इंटेंसिटी बढ़ रही है। और इन दो प्लेट के बीच में जो भी रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन हो रहा है इसको हमने एक अलग डायग्राम से और समझाया है, जिसके अंदर हमने ये प्लेट्स P1 और P2 बना ली है और B, और इनके बीच में ये S सोर्स से जब लाइट आ रही है तो ये यहाँ से पार्शियली रिफ्लेक्ट हो गई, उसके बाद ये अंदर आई, फिर ये ट्रांसमिट हो गई। ट्रांसमिट होने के अलावा B1 पॉइंट से ये फिर रिफ्लेक्ट हुई है, A2 से फिर रिफ्लेक्ट हुई है, उसमें से फिर T2 की तरफ ट्रांसमिट हो जाएगी सेकेंड, और इस तरह से ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा। तो अब इस चित्र से हम क्या देख रहे हैं कि चित्र के अनुसार माना ए तथा बी प्लेटों की परावर्तक सतहें P1 तथा P2 है। अब एक विस्तृत एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगे प्लेट पर सभी कोणों पर आपतित हो रही है। इनमें से माना कोण थीटा पर आपतित प्रकाश तरंग SA, जिसका आयाम A है, चित्र में दर्शाए अनुसार इन तरंगों के दोनों सतह P1 तथा P2 से परावर्तन एवं पारगमन के कारण क्रमशः A2R1, A3R2, A4R3 ये परावर्तित समानांतर तरंगें प्राप्त होती है तथा BT2, B3T3 ये सारी की सारी पारगमित तरंगें प्राप्त होती है। तो हमें यहाँ पे दो तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, एक मिलेगा रिफ्लेक्शन के कारण, दूसरा मिलेगा ट्रांसमिशन के कारण। माना R तथा T क्रमशः परावर्तन तथा अपवर्तन गुणांक है, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन है। और यहाँ हम ये मान रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन जो है वो 0 के बराबर है, क्योंकि हमें वह फ्रेनेल लॉ के अकॉर्डिंग पता है R + T + A = 1, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इन तीनों की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। चूँकि तरंग का आयाम उसकी तीव्रता के वर्गमूल के समानुपाती होता है, अतः परावर्तित A2R1 तथा पारगमित B1T1 का आयाम A√R तथा A√T होगा, और द्वितीय पारगमन के बाद B2T2 का आयाम A√T × मीन्स AT होगा। इसी तरह B2A3 का आयाम A√R√T तथा A3B3 का आयाम A√R√R × मीन्स AR√T होगा, एवं B3T3 तरंग का आयाम ART होगा। इसी तरह B4T4 तथा B5B5 के क्रमशः आयाम AR²T, AR³ होंगे, अर्थात पारगमित B1T1, B2T2, B3T3, B4T4 तथा B5T5 के आयाम क्रमशः AT, ATR, ATR² तथा ATR³ होंगे। चूँकि ये सभी पारगमित तरंगें एक ही आपतित तरंग से निर्मित हुई है, अतः इनमें व्यतिकरण प्राप्त होता है। यदि हम प्लेटों पर चांदी की सतह के कारण उत्पन्न अतिरिक्त कलांतर को छोड़ दें तो पारगमित क्रमिक तरंगों के बीच पथांतर 2μ cos होगा, जैसा कि हमने थिन फिल्म इंटरफेरेंस में ये सारी टर्म्स पहले कैलकुलेट की थी।
एवं दो पारगमिक जो ट्रांसमिटेड अपनी कॉन्सिक्यूटिव वेव्स हैं उनके बीच कलांतर हो जाएगा। डेल्टा इज इक्वल टू 2π/λ इंटू 2μt कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2π/λ इंटू 2t कॉस थीटा। यहाँ म्यू 1 हो जाएगा क्योंकि हवा के लिए म्यू की वैल्यू 1 होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। माना आपतित कंपन निम्नलिखित समीकरण से प्राप्त होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन लिखते हैं हम, क्योंकि तरंग सारी की सारी जो प्रकाश है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में गति करता है। तो y हो जाएगा a sin ओमेगा टी, तब b2t2 b3t3 b4t4 b5t5 पारगम्यत कंपन क्रमशः निम्नलिखित समीकरण से व्यक्त होंगे। फर्स्ट के लिए मान लिया हमने y1 हो गया 80 sin ओमेगा टी, फिर एक बार और ट्रांसमिशन होगा रिफ्लेक्शन के बाद, तो इसके अंदर एक रिफ्लेक्शन के लिए और जुड़ जाएगा, तो y2 हो गया 80r साइन ऑफ। अब क्योंकि उसने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया है तो पाथ डिफरेंस भी बदलेगा, तो हो जाएगा ओमेगा टी माइनस डेल्टा। सिमिलरली y3 हो जाएगा 80r² साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 2 डेल्टा। y4 इज इक्वल टू 80r³ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 3 डेल्टा एंड सो ऑन। माना इन सभी पारगमित कंपन का परिणामी आयाम जो है, परिणामी आयाम कितना हो गया, इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मान लेते हैं हम एक y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस वाई से व्यक्त करते हैं। तो अब क्या होना चाहिए कि जो परिणामी आयाम y है वो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 एंड सो ऑन के बराबर होना चाहिए। इन सब की वैल्यूज़ इसके अंदर रखते हैं हम। तो a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस वाई इज इक्वल टू 80 साइन ओमेगा टी प्लस 80r साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा प्लस 80r² साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 2 डेल्टा प्लस 80r³ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 3 डेल्टा। जैसे कि ऊपर हमने y1 y2 y3 y4 की जो चारों वैल्यूज़ लिखी है और y की लिखी है वो इस समीकरण में सिर्फ वैल्यूज़ पुट की है। समीकरण 3 के दोनों तरफ साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी के गुणक तुल्य करने पे, अब यहाँ पे हम साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे दोनों तरफ, तो ये इक्वेशन लेफ्ट में बन जाएगी a साइन ओमेगा टी माइनस कॉस फाई माइनस ए कॉस ओमेगा टी साइन फाई। इस तरह से साइन a माइनस बी का दोनों तरफ फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद साइन ओमेगा टी तथा कॉस ऑफ ओमेगा टी के गुणांक को इक्वेट करेंगे। तो इक्वेशन जब साइन ओमेगा टी को किया पहले दोनों साइड इक्वेशन 3 में साइन ओमेगा टी के गुणांकों को इक्वल करने पे इक्वेशन आ जाएगी a कॉस फाई इज इक्वल टू 80 प्लस 80r कॉस डेल्टा प्लस 80r² कॉस ऑफ 2 डेल्टा प्लस 80r³ कॉस ऑफ 3 डेल्टा। अब हम इसी तरह से कॉस ओमेगा टी के जो गुणांक है उनको बराबर करेंगे इक्वेशन 3 में, तो इक्वेशन 5 आ जाएगी a साइन फाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसके अंदर अपने पास टर्म नहीं है उसके अंदर कॉस ओमेगा टी वाली, तो फर्स्ट टर्म हो गई 0 प्लस 80r साइन ऑफ डेल्टा प्लस 80r² साइन ऑफ 2 डेल्टा प्लस 80r³ साइन ऑफ 3 डेल्टा। चूँकि a एक सम्मिश्रित राशि होती है, अतः परिणामी कंपन की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम निम्नलिखित समीकरण का उपयोग करते हैं। आई की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि सम्मिश्रित राशि है, तो a² इज इक्वल टू a कॉस ऑफ फाई प्लस आयोटा a साइन फाई a कॉस ऑफ फाई माइनस आयोटा a साइन फाई इक्वेशन 6 से लिखने पर। इसी तरह एक और सूत्र का हम इसमें काम ले सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। कॉस ऑफ डेल्टा प्लस आयोटा साइन डेल्टा इज इक्वल टू ई रेज टू आयोटा डेल्टा एंड कॉस ऑफ डेल्टा माइनस आयोटा साइन डेल्टा इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आयोटा डेल्टा। अब हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं a कॉस डेल्टा प्लस आयोटा ए साइन डेल्टा की। हमारे पास इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से a कॉस ऑफ डेल्टा और ए साइन डेल्टा की वैल्यूज़ है, ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करें तो इक्वेशन आ जाएगी 80 कॉमन हो गया 1 प्लस आर ई रेज टू आयोटा डेल्टा प्लस r² ई रेज टू आयोटा 2 डेल्टा एंड सो ऑन। इस सीरीज़ का सम करने पे 80 अपॉन इन दोनों के डिफरेंस के बराबर टर्म्स के, तो 1 माइनस आर ई रेज टू आयोटा डेल्टा, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 7। इसी तरह से a² निकालने के लिए समीकरण 6 में दूसरी कौन सी टर्म है, a कॉस ऑफ फाई माइनस आयोटा a साइन फाई, इसकी वैल्यू निकालें अब हम और सिमिलरली वैल्यूज़ इसके अंदर रखें तो हमारे पास आ जाएगा 80 कॉमन, बिल्कुल सिमिलरली ऊपर तरीके से ही। तो ये वहाँ पे ब्रैकेट में टर्म आएगी हमारे पास हर बार,
कॉस ऑफ डेल्टा माइनस आयोटा साइन डेल्टा, तो उसको हम रख देंगे ई रेज टू पावर माइनस आयोटा डेल्टा। तो इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन 7 की तरह ही बिल्कुल होगी, लेकिन ई रेज टू आयोटा डेल्टा की जगह ई रेज टू पावर माइनस आयोटा डेल्टा होगा। तो इक्वेशन हो गई 80 कॉमन 1 प्लस आर ई रेज टू माइनस आयोटा डेल्टा प्लस आर स्क्वायर ई रेज टू माइनस 2 आयोटा डेल्टा। और यहाँ से फिर हम इस सीरीज़ का समेशन करेंगे, तो ये जो वैल्यू होगी ए कॉस ऑफ फाइव माइनस आयोटा ए साइन फाइव, ये हो जाएगी हमारे पास 80/1 माइनस आर ई रेज टू पावर ये हो गई माइनस आयोटा डेल्टा के बराबर, जिसको कि समीकरण 8 से दर्शाया हमने। समीकरण 7 और 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई होता है ए स्क्वायर के बराबर। 7 और 8 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन आ जाएगी ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r कॉस ऑफ डेल्टा, और ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस इसके, क्योंकि मैंने 1 माइनस आर का होल स्क्वायर लिखा है इसके अंदर, तो यहाँ पे प्लस 2r और कर देंगे इसको वापस सेम करने के लिए, तो प्लस 2r और माइनस 2r कॉस डेल्टा में से कॉमन आ गया 2r, तो 1 माइनस कॉस ऑफ डेल्टा, और ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगी 1 माइनस कॉस डेल्टा हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा 4r साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन है वो आ गया आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर, अगर कॉमन लिया हमने तो 1 प्लस 4r अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, जो समीकरण 9 से प्रदर्शित किया गया है। और ये होगी हमारे पास टोटल इंटेंसिटी की वैल्यू जो कि फ्रिंजेस पे हमें मिलेगी। अब हमारे को पता है अकॉर्डिंग टू फ्रेनेल कंडीशन ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1, लेकिन अगर हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जो आयाम है कंपित जो आपतित कंपन है उसका 1 था, तो इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर था, तो ए की वैल्यू 1 है, तो हो गया टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस 4r अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, इक्वेशन 10 से। समीकरण 10 से स्पष्ट है कि पारगमित तरंग पुंज की परिणामी तीव्रता कैपिटल R मीन्स कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और थीटा मीन्स फेज डिफरेंस पर निर्भर करती है एवं इन दोनों के मान को बदलकर नियंत्रित की जा सकती है।